गरियाबंद का ऐतिहासिक महत्व क्या है, बता सकते हैं? सर गरियाबंद जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसके लिए गरियाबंद है। इसका ऐतिहासिक महत्व है सर, यहाँ पे नल वंशी शासक जो थे वो, अगर ज़िले की बात की जाए तो राजीलोचन मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और देवभोग में एक शासक थे सर, पर्वत द्वारक वन, वहाँ पे राजा सोमन राज वहाँ पे राज करते थे सर, जिसमें राजा तुष्टिकर थे और 13 सिंह ताम्रपत्र वहाँ मिला है। गरियाबंद में जैसे कहा जाता है कि वो बंदरगाह के अवशेष मिले हैं पैरी नदी में, आप देखें हैं? जी सर, सही में है अवशेष? हाँ जी सर, ग्राम कुटेना में है सर, जो सिरकटी आश्रम है, वहाँ पे पैरी नदी के तट पर काफ़ी बंदरगाह के अवशेष दिखे हैं। आपके ज़िले में मूलतः कौन सी समस्याएं हैं? सर मेरे ज़िले गरियाबंद की अगर पहली समस्या है तो सर नक्सल की एक समस्या है, जो मैनपुर के सुदूर क्षेत्र और देवभोग में है। सर अभी नई समस्या में सर हाथी की समस्या आ रही है, वहाँ पे हाथियों के द्वारा फसल को नुकसान किया जा रहा है। और सर तीसरा है कि एक गांव है सुपेबेड़ा ग्राम, वहाँ पे पानी की समस्या से किडनी रोग है, वो समस्या है। और सर एक इंडस्ट्री वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाई है, तो वहाँ पर एक बेरोज़गारी की भी काफ़ी समस्याएँ हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से सर केवल सड़क है यातायात के माध्यम है, जिसमें रेलवे वगैरह का वहाँ विस्तार नहीं हुआ है। तो ये तो जैसे हम कहते हैं कि हाथी आ गए हैं मानव बस्ती में, आपको नहीं लगता कि मानव हाथियों की जगह में स्थान पे आ गए हैं, हाथियों के रास्ते में आ गए हैं? जी सर, सहमत हैं आप इससे? जी सर। बताइए कैसे सहमत हैं? जिस तरह से सर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, या जो हमारी आबादी है वो जंगलों को काट कर अपना घर बना रही है, तो हाथियों के लिए जो एरिया जो चाहिए रहता है, क्योंकि हाथी स्वच्छंद प्राणी हैं, वो काफ़ी एरिया में विचरण करते हैं, तो वो ग्रामीण इलाकों में जैसे आ जाते हैं, जैसे महुआ वगैरह बनाते हैं आदिवासी, उसका स्मेल सुन के या चावल को सुन के, तो हम कह सकते हैं कि सर मानव हाथियों के बीच में आ गया है सर। ठीक है। अभी केरला जो राज्य है वहाँ एक समस्या उत्पन्न हो गई है पिछले कई दिनों से, वैसे मैं डॉग बाइटिंग की, आप सुने इसके बारे में? जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि आप उनको मार नहीं सकते, है ना, लेकिन डॉग बाइटिंग से कई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, लोग बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो इस समस्या को आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर जी, अभी डॉग बाइटिंग की जो खबर आ रही थी और पेपर्स में भी आ रहे थे कि इस तरह की समस्या है। सर मुझे लगता है कि इसकी समस्याओं के पीछे जो डॉग की स्टेलाइजेशन जो होता है, नसबंदी वगैरह जो प्रोग्राम होते हैं, उसकी तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं सर। और हालांकि ये सही ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम डॉग को पूरी तरह से नगरीय क्षेत्रों से बाहर कर दें, क्योंकि केवल बस्ती केवल इंसानों के लिए नहीं होती है, सभी जानवर को वहाँ पर रहना चाहिए, और ये इकोसिस्टम के लिए भी अच्छा है। तो सर ये इसका अगर समस्या का सॉल्यूशन चाहिए तो स्टेलाइजेशन एक अच्छी समस्या हो सकती है, नसबंदी, जिसमें धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो होगी वो कम होगी। अभी दुर्गा पूजा के संबंध में एनजीटी का एक आदेश आया है, आप पढ़े हैं? अच्छा, चाइना की जो अर्थव्यवस्था भी डिक्लाइन हो रही है, ऐसा अनुमान लगाया है कि 3.3 रहेगा और इंडिया का 7 से ऊपर रहेगा, तो चीनी अर्थव्यवस्था के ढहने के मूल कारण क्या है? सर वहाँ पे कोविड का जो प्रबंधन था उसमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। जिस तरह वहाँ के जो शी जिनपिंग थे, उन्होंने कोविड के दौरान पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया था, और जैसे हमारे भारत में कुछ जो सेक्टर्स थे वो खुले थे, तो इस वजह से वहाँ पे जो है वहाँ पे लॉकडाउन हुआ है। सर दूसरा कारण यहाँ पे है जो उनका हांगकांग की जो नीति थी, या जो ताइवान के प्रति उसका जो एग्रेशन था, उसको लेके वहाँ पे बहुत सारी जो कंपनी जैसे कि एप्पल है और माइक्रोसॉफ्ट है, उसके कई सारे जो वहाँ पे जो निर्माण कार्य जो चलते थे वो वियतनाम में ट्रांसफ़र हो रहे हैं या इंडिया की ओर आ रहे हैं, तो वो 2-3 चीज़ें हैं सर। रियल एस्टेट से कुछ जुड़ा है? यस सर, रियल इस्टेट भी काफ़ी वहाँ पे एक ज़माने में काफ़ी बूम था सर वो अर्थव्यवस्था में, जो अभी काफ़ी कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं, और वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन होगी, इस वजह से वहाँ पे रियल इस्टेट सेक्टर काफ़ी डिक्लाइन हो गया है। भारत को इसे अवसर के रूप में लेना चाहिए कि आपदा के रूप में? सर भारत को इसे अवसर के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना हमारा प्रतिद्वंदी है। अगर वहाँ से कोई कंपनी अगर छोड़ के जा रही है तो हमें अपनी पॉलिसीज़ में सुधार करके उसको अपनी ओर आकर्षित करना होगा। इस मामले में भारत और वियतनाम
दो ऐसे देश हैं जो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो हमारी कुछ लॉजिस्टिक नीति हैं या जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हम डेवलप करके निश्चित ही हम अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कर सकते हैं। अभी चुनाव किन किन राज्यों में होने वाले हैं? सर अभी 2022-23 के अंत में सर गुजरात, हिमाचल प्रदेश और 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में चुनाव। कौन है मुख्यमंत्री गुजरात के? गुजरात के अभी मुख्यमंत्री श्री सॉरी सर मैं याद था बट से अभी याद नाम याद हिमाचल नहीं सर। जयराम ठाकुर से, श्री जयराम ठाकुर। अभी झारखंड के राज्यपाल क्यों चर्चित रहे? अभी राज्यपाल के पास सर एक जो चुनाव आयोग है, उन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री के जो लाभ के पद हैं उनके निर्णय लेने के लिए उनको स्वायत्तता दी गई थी, इसलिए वो चर्चा में आए थे सर। तो निर्णय राज्यपाल ले सकते हैं? सर निर्वाचन आयोग ने सजेस्ट किया था कि आप अगर चाहें तो इसके संबंध में निर्णय दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने उसकी सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश की थी। तो ये राज्यपाल के विवेक के ऊपर है कि वो कितना टाइम लेते हैं, क्योंकि संविधान में इसकी कोई टाइम लिमिट तय नहीं की गई है, तो इसलिए भी ये विचार विमर्श चल रहा है वो। अच्छा, ये जेबी वीटो क्या होता है? जेबी वीटो सुने ना, पॉकेट वीटो? जी सर। क्या होता है? पॉकेट वीटो ऐसा वीटो है कि जिसमें कोई भी अनुच्छेद वगैरह बनाया गया, कोई भी संविधान में संशोधन जो भी किया गया है, संशोधन नहीं, कोई भी एक्ट वगैरह बनाया गया, तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो जो साइन करेंगे जो भी अधिनियम में, उसकी कोई टाइम लिमिट तय नहीं है। तो एक बार ऐसा हुआ कि सर जैसे ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे, उस टाइम जो डाक के लिए जो अधिनियम बनाया गया था उसको जेबी वीटो डाल दिया गया था, ताकि ये काफ़ी दिनों तक उसमें साइन नहीं किया गया था, तो इसको जेबी वीटो कहते हैं सर। तो ऐसा उन पे आरोप लग रहा है कि राज्यपाल के ऊपर ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर इसमें देरी की जा रही है, कि उन्होंने कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं या निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो क्या उनको बाध्य किया जा सकता है निर्णय लेने के लिए? जी नहीं सर, संविधान में इसकी कोई उपबंध नहीं कि सर कि कितने टाइमिंग में निर्णय लेना है, तो ये उनके विवेकाधिकार पर डिपेंड करता है सर। ठीक है। अभिषेक जी सर, पहले तो आपको बधाई, ये शायद तक दूसरा अटेम्प्ट है आपका, है ना जी सर, इंटरव्यू का। ठीक, ये आप भरत लाल से संबंधित कोई व्यक्ति जानते हैं छत्तीसगढ़ से, प्रसिद्ध व्यक्ति? छत्तीसगढ़ से तो नहीं पता सर, सॉरी। कोई नहीं जानते आप? मेरी जानकारी में सर अभी याद नहीं आ रहा सर मुझे। ठीक ठीक ठीक। गरियाबंद से निकलने वाली, जिनका उद्गम गरियाबंद जिले से हुआ है, कोई 4 नदियों के नाम बताएंगे आप? सर पैरी नदी जो भातरी नवागढ़ की पहाड़ी से निकला है। सर ओरिजिन में तो सर मुझे एक ही है सर, उदंती नदी। तो सर उदंती नदी भी है क्या? जी सर, उदंती नदी के नाम से ही उदंती वन्यजीव अभयारण्य है। और सर और ओरिजिन याद नहीं है सर, बट गरियाबंद से बहती है नदी वो, जैसे कि सोंढूर नदी बहती है जो उड़ीसा से निकलकर गरियाबंद में बहती है। तेल नदी जो है वो भी उड़ीसा के नवरंगपुर से निकल के देवभोग तहसील में बहती है। और महानदी भी है जो धमतरी से निकल कर गरियाबंद में बहती है। अच्छा, ठीक। ये छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर आपके क्या विचार हैं? जी सर, कांग्रेस की सरकार की जो घोषणा पत्र में इसको शराबबंदी के लिए आपने विचार बताइए, इसमें आप क्या सोचते हैं, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, या किस स्तर तक होना चाहिए? सर शराब जो है एक सामाजिक एविल है, इसको एक झटके में नहीं बंद किया जा सकता है। और दूसरी बात सर, ये राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत है। तो जहाँ तक है कि शराबबंदी के पक्ष में अगर मैं विवेक से समझता हूँ कि सर इसको एक स्टेप बाय स्टेप में इसको बंद करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए सर इसकी टाइमिंग को कम करना चाहिए पहले, जो जितने सरकारी जो ठेके हैं उसमें मिलता है शराब, उसकी संख्या को कम करनी चाहिए। तो और लोगों की शराब की जो पहुँच है, जो आसानी हो गई है, आसान से जो पहुँच हो जाता है, जैसे ऑनलाइन वगैरह प्लेटफॉर्म है, इसको धीरे धीरे बंद करके ही किया। तो आप इसको राजस्व से जोड़कर देख रहे हो, तो शराबबंदी तो बिहार में भी है, शराबबंदी गुजरात में भी है, वो राज्य बहुत अच्छा विकास कर रहा है, वहाँ पे भी बदलाव देखे गए हैं। तो हम तो राजस्व से जोड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास तो राजस्व नहीं आ रहा है, तो भी राज्य इतना अच्छा चल रहा है। गुजरात का ऐसा नहीं कर सकते, सिचुएशन खराब है। जी सर, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा आबकारी से आता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हम शराबबंदी उस सिचुएशन में करेंगे सर जब हमारे पास उस राजस्व को भरने के लिए कोई दूसरा सेक्टर हमारे पास हो। जिस तरह से हमारे पास जैसे नई सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए सर, जैसे अभी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, तो धीरे धीरे हम जो इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे तो सर हमारे पास राजस्व इकट्ठा होगा, तब हम शराबबंदी के विकल्प को सोच सकते हैं। ठीक, जैसे अभी बात चल रहा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में,
तो सोलर पॉलिसी कौन सा चल रहा है अभी? हाल ही में एक सोलर पॉलिसी बहुत फेमस रहा, कौन सा पॉलिसी चल रहा है? सर ये 2017 से 27 के बीच की जो सोलर पॉलिसी सौर ऊर्जा नीति है वो चल रहा है। अच्छा, तो छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा में क्या पोटेंशियल है? सर छत्तीसगढ़ पहले तो कर्क रेखा के पास गुजरती है, तो यहाँ पे वर्ष भर धूप रहता है, तो यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है कि सौर ऊर्जा के लिए। और दूसरा सर ऐसे बहुत सारे जो एरिया है जो अनकैप्ड है और यहाँ नदी नाले काफ़ी पर्याप्त मात्रा में, तो हम यहाँ पे सोलर पैनल वगैरह लगा सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ही जो नरवा योजना लाई है, तो हम नरवा के ऊपर भी सोलर पैनल लगा सकते हैं। सर इससे ये फ़ायदा होगा कि बिजली भी उत्पन्न होगी और नरवा से जो वेपराइजेशन होता है, जो उसकी नदी का लेवल उसका कम कर देता है, उससे भी बचत होगी। तो हम इस तरह से यूनिक सॉल्यूशन करके हम सौर ऊर्जा में काम कर सकते हैं सर। उस और आगे जा सकते हैं। जी सर। ठीक ठीक ठीक। ये गोंडी भाषा के बारे में जानते हैं? गोंडी, जी सर। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है गोंडी बोली की? सर द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है सर गोंडी। द्रविड़ भाषा परिवार से है। उत्पत्ति किससे हुई बता पाएंगे? सर गोंड की उत्पत्ति तेलुगु से हुई है सर। गोंड जैसे कि कोंड शब्द से आया है जो तेलुगु शब्द है, तो इसकी उत्पत्ति सर तेलुगु भाषा से हुई सर। हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ तेलुगु भाषा के कुछ ताम्रपत्र या शिलालेख मिले हुए हैं पुराने इतिहास के, कुछ बता सकते हो ऐसे जो तेलुगु भाषा में हैं? सर काकती वंश के जो शासक थे उनके तेलुगु अभिलेख जैसे टेराकोटा ताम्र, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक। गरियाबंद में जैविक खेती योजना प्रारंभ किया गया है। गरियाबंद को ही शामिल क्यों किया गया है? जांजगीर चांपा शामिल नहीं है, धमतरी शामिल नहीं है, गरियाबंद जहाँ पे वनाच्छादित क्षेत्र है वो ऐसे जगहों को शामिल किया गया है, दंतेवाड़ा शामिल है। इसके पीछे कारण क्या है? सर सबसे पहला तो जैविक खेती एक इनिशियल स्टेज पे है और गरियाबंद जो है वो उसको काफ़ी बड़ी मात्रा में वन आच्छादित है, तो यहाँ पे खेती भूमि काफ़ी कम है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे लगता है कि सर मेरी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि एक छोटा एरिया है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके एक डाटा कलेक्ट किया जाएगा। अगर यहाँ पे परिणाम अपेक्षाकृत अच्छे रहें तो इसको बड़े जिलों में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अच्छा, आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं? राष्ट्रीय स्तर पर अन्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री भगवान लाल साहनी जी। और राज्य स्तर पर? श्री थानेश्वर साहू जी। संविधान में कौन सा अनुच्छेद है इससे संबंधित? सर अभी आर्टिकल 338B जो है सर, अन्य पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है सर। कौन से संशोधन से? 102वां संविधान संशोधन। कब हुआ ये? सर ये 2019 में। ठीक ठीक है अभिषेक। अभिषेक, बैडमिंटन खेलते भी आप? जी सर। और देखते भी? जी सर। तो अभी जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 कौन है इंडिया से? सर वर्ल्ड नंबर नहीं पता सर, बट सेकंड में भी आकर्षी कश्यप है सर। अच्छा, कहाँ से है? छत्तीसगढ़ की दुर्ग जिले से सर, भिलाई से। क्या क्या है उनकी उपलब्धि? सर उन्होंने काफ़ी जूनियर लेवल पे काफ़ी चैंपियनशिप जीती है। अभी हाल ही उपलब्धि में राष्ट्रमंडल खेलों में जो मिक्स्ड गेम हुआ था उस टीम की हिस्सा रही थी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और राष्ट्रमंडल खेलों में भी और इस सब में पार्टिसिपेट करती है और राज्य की नंबर 1 रैंकिंग के हिसाब से पहला नंबर पे आती है सर। सबसे पहली बार एशियन गेम्स में बैडमिंटन कब आया और कब खेला गया? सर एशियन गेम में 1964 आई थिंक, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, पर सर इंडोनेशिया में जो एशियन गेम हुआ था तो सर वहाँ हुआ था इंट्रोड्यूस। सुपर 100 क्या होता है? सॉरी सर, सुपर 100 नहीं सुना? नहीं सर सॉरी। उबर कप जानते हैं? जी सर। सबसे ज़्यादा किस देश ने जीता है उबर कप? सर उबर कप सबसे ज़्यादा, सॉरी सर इसका पता नहीं सर, थॉमस कप का था। अच्छा, इंडिया के 5 बड़े प्लेयर का नाम बता दीजिए जो टेनिस में, बैडमिंटन में। सर PV सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, साई प्रणीत और ज्वाला गुट्टा, इन लोग के प्लेयर। अच्छा, ये कारण क्या है कि इंडिया में टेनिस से ज़्यादा या फिर बाकी खेलों से ज़्यादा बैडमिंटन का ज़्यादा डोमिनेंस देखा गया है, टेनिस से ज़्यादा है? सर किसी भी खेल का डोमिनेशन जो होता है खिलाड़ी के अचीवमेंट पर डिपेंड करता है। अगर कोई खिलाड़ी अगर कोई मेडल ला रहा है तो ऑटोमेटिक जो है लोगों के ध्यान आकर्षित हो जाता है। जिस तरह से हम क्रिकेट को देखते हैं, क्योंकि क्रिकेट का एक इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है, इसी तरह अभी जो नए जो खिलाड़ियाँ हैं
वो मेडल ला रहे हैं, ओलंपिक में मेडल ला रहे हैं, राष्ट्रमंडल में मेडल ला रहे हैं। तो यहाँ से लोगों का रुझान हो जाता है। और साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री समय समय पर बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ मिलते हैं, तो इससे एक लोगों में एक उत्साह है और बैडमिंटन के से। तो हम तो देखेंगे कि आज़ादी के टाइम से उसके बाद से हॉकी का डोमिनेंस था ना इंडिया का, तो कम क्यों हुआ और आज क्यों नहीं? सर हॉकी के पीछे सर उसका संस्थान के भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है सर। जैसे हॉकी फेडरेशन है, तो वो उस लेवल पे काम नहीं कर पाए, या जिसे रेवेन्यू जुटाने वाले जो है जिसके लिए फंडिंग की जा सकती सर, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया, इसलिए हॉकी पिछड़ गया सर। और जिस तरह से बीसीसीआई ने काम किया है, अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट किया है, सरप्लस में किया है, तो सर फंड का इसके साथ सीधा संबंध है सर। अगर किसी भी संस्था के पास फंड ज़्यादा है तो खिलाड़ी को फैसिलिटी ज़्यादा देगी, कोच की उपलब्धता अच्छी होगी, तो वो मेडल भी लाएंगे और लोग में लोकप्रियता भी बढ़ेगी। तो बाकी खेलों में ऐसा क्यों नहीं होता, फंड क्यों ज़्यादा नहीं मिलते? सर बाकी खेलों में सर अभी जो इंडिया है डेवलपिंग स्टेट है सर, तो यहाँ पे सभी खेलों को पर्याप्त मात्रा में ध्यान नहीं दिया गया है, ये सही बात है। जिस तरह से हम खेल में जो खेल में डेवलप कर रहे हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है। यूरोप में तो कई डेवलप्ड कंट्री हैं, वो चाहे तो हर स्पोर्ट्स में फंड कर सकते हैं, लेकिन वो उनका एक या दो ही स्पोर्ट्स होता है जिसमें वो गोल्ड मेडल लेके आते हैं। जी सर बाकी देश सर छोटे छोटे देश रहते हैं, किसी भी एक चीज़ में फोकस कर लेते हैं सर। उस खेल को उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच की नियुक्ति करते हैं, फंड वगैरह मुहैया कराते हैं। लेकिन हमारे देश में, भारत में विविधताओं से भरा हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे खेलों को समान समय पे ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे सर फंडिंग की भी कमी हो जाती है और काफ़ी सारा बिखरा हुआ बहुत सारे खेल हैं सर इसमें, तो सब में ध्यान देना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी कमी हो जाती है। अच्छा, अभी बैडमिंटन लीग हुआ था इंडिया में? सॉरी सर, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। के नाम पता है? बैडमिंटन लीग में सर इंडियन की तरफ से, जैसे हमारा क्रिकेट में आईपीएल होता है, वैसे ही बैडमिंटन में क्या होता है? जी एक लीग होता है सर। है ना? जी। तो टीम्स के नाम पता है? सर एक रायपुर का टीम है शायद, क्या सर नाम याद नहीं सर, सॉरी। अच्छा, गॉड ऑफ बैडमिंटन किसको कहा जाता है? सर आप तो खेलते भी हैं, देखते भी हैं। इस बारे में अच्छा, फास्टेस्ट स्मैश बैडमिंटन में किसने मारा है? सॉरी सर इस बारे में। आप मारते हैं कि नहीं स्मैश? यस सर मैं बट जो कोर्ट साइज़ होता है इस टाइप में मैं प्रोफेशनल तरीके से नहीं खेलता सर, मैं एक हॉबी के लिए अपना खेलता हूँ सर, जैसे गलियों में इस टाइप में खेलता हूँ सर। तो भी क्या स्पीड रहती होगी इस मैच की? सर स्पीड, अगर उसकी आइडियल स्पीड की बात की जाए सर, तो इस मैच में जो है शॉर्ट वेव लाइन्स सर, जो लास्ट की जो लाइन रहती है लॉन्ग सर्विस लाइन के पास, जो अगर शटल कॉक है वहाँ पे आके गिरती है, तो उसको सर वो आइडियल शॉट माना जाता है सर, तो स्पीड वहीं से काउंट की जाती है सर, उसकी आइडियल स्पीड। अच्छा, मैटर के स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं? सर स्टेट ऑफ मैटर्स से सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके साथ अभी सर और भी एक दो मैटर और खोज किए, बट मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं सर, सॉरी सर। ठीक है। अच्छा, पंचामृत क्या है? मोदी जी ने एक शब्द बताया था पंचामृत। यस सर ये COP21 में एक पंचामृत करके 5 उन्होंने प्रण दिए थे, सॉरी COP26 में जो अभी ग्लासगो में होता सर, उसमें 5 अमृत करके उन्होंने 5 प्रण दिए थे भारत के लिए सर। जैसे कि सर 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होना है, 0% कार्बन इमिशन करना है। दूसरा था सर कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फ्यूजल रिन्यूएबल एनर्जी से हम अपना एनर्जी ज़रूरत को पूरा करेंगे सर। साथ ही 2030 तक जो कार्बन एमिशन है वो 1 बिलियन टन तक हम कम कर देंगे, और 2030 तक ही सर सॉरी। अच्छा, कार्बन क्रेडिट क्या होता है? सर कार्बन क्रेडिट एक ऐसा तंत्र बनाया गया, जैसे कि विकसित देश जो अपने कार्बन लिमिट से ज़्यादा एमिशन करते हैं, तो उसके बदले जैसे कोई और अन्य ऐसे देश है जो अपनी कार्बन लिमिट को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो अपनी जो जितना बचा हुआ है कार्बन है वो बाकी देशों को मतलब बेच देते हैं। कार्बन क्रेडिट क्या है? और NTDC क्या है? NTDC नहीं सुना आपने? नेशनली इंटेंडेड डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये सर ये COP21 जो हुआ था पेरिस वार्ता के दौरान, इसमें इसका लाया गया था, जिसमें हर जो सरकार है वो अपनी एक लिमिट तय करेगी, अपना जो पोटेंशियल होगा वो उस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे जो कार्बन इमिशन को दूर करने के लिए सर। तो उसी टाइम भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा। ठीक है अभिषेक, थैंक यू। जी अभिषेक, अरे अपने नाम से फेमस किसी व्यक्ति का नाम बताइए। जी सर, अभिषेक मनु सिंघवी है सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और अधिवक्ता भी हैं। और सर दूसरे हैं कृष्णा अभिषेक है जो एक कॉमेडियन है।
अभिषेक नायर है, क्रिकेटर है, और अभिषेक बनर्जी है सर, एक पॉलिटिशियन है, टीएमसी के महासचिव हैं सर अभी। ये टीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? तृणमूल कांग्रेस है सर। इनका शासन है अभी कहीं? जी सर, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का शासन है जी सर। बंगाल में ही अभी जो है कि एक समस्या आ रही थी कि तृणमूल कांग्रेस वाले और भाजपा नेता आपस में मतलब भिड़ंत हो रही थी। ऐसा क्यों होता है, मतलब इतना ज़्यादा उनके मानसिकता में क्या परिवर्तन है? जी सर, ये एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए सही बात नहीं है, क्योंकि दो पार्टियों के बीच में जो मुद्दे होते हैं वो पार्टियों तक ही सीमित रहना चाहिए सर, इसमें हिंसा का कोई भी महत्व नहीं होना चाहिए। अभिषेक जी, आप अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं? जी सर। जी, अभी जो है छत्तीसगढ़ में एक पृथक सलाहकार परिषद बनाई, कौन कौन से वर्गों के लिए? सर, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति के लिए। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे सर। कितने सदस्य होंगे? लगभग 40 सदस्यों की होंगे सर 40 सदस्य होंगे सर, सॉरी, या 20 हो सकते हैं, सॉरी सर, मैं कंफर्म नहीं सर। जी सर। ठीक है, चलिए ये बताइए कि इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग परिषद जो बनेगा, सलाहकार परिषद, उसमें उनकी संरचना में एक तो हो गए अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री हो गए, उसके अलावा सदस्य भी हैं? जी सर, उसमें सदस्य रहेंगे सर। सदस्य ओबीसी के विधायक कितने रहेंगे? सर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है सर इसके बारे में, सॉरी। मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ में पहला प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री कहाँ लगाया जाए? प्लास्टिक मुक्त बस्तर अभियान का नाम सुने क्या? बस्तर को प्लास्टिक मुक्त करने की कोशिश चल रही है। अच्छा, चलिए ये बताइए, एससीओ समिट के बारे में सुने आप? जी सर। क्या है एससीओ? क्या है सर? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। अभी सर अभी उज्बेकिस्तान में समरकंद में हो रहा है सर। यहाँ मोदी जी भी गए हुए हैं? जी सर। अच्छा, मोदी जी क्या क्या वहाँ पर बात बोले, कोई 2-3 विशेष बात बताइए। सर, सबसे पहले तो जो सभी समिट में हिस्सा लिए थे तो जलवायु परिवर्तन पर फोकस किया गया था सर, और जलवायु परिवर्तन पर जो विकसित देशों के द्वारा जो दबाव डाला जाता है भारत पर, तो उन्होंने इस दबाव को कम करने की बात की कि जिस तरह से हमारी कंट्रीब्यूशन तो जलवायु परिवर्तन में नहीं के बराबर है, क्योंकि प्रति व्यक्ति जो हम कार्बन उत्पादन कम है, तो इस क्षेत्र के लिए पश्चिमी देशों को एक तरह से मतलब बोला गया है कि हम अपनी मर्जी के करेंगे, जिस तरह से हमारी क्षमता है उतना किया जाएगा। सर, दूसरा चीज़ यह है कि जो राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो बायलैटरल टॉक हुआ था उसमें उन्होंने युद्ध रोकने की एक सलाह दी थी या विनती की थी, तो वो काफ़ी हाईलाइट हुआ था सर वो मुद्दा। ये मुद्दा क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? ये वेस्टर्न कंट्रीज है क्या जो इसको ज़्यादा हाईलाइट कर रही है? जी सर। क्यों ऐसा? उनका क्या सोच होगा वेस्टर्न कंट्रीज का? सर, वेस्टर्न कंट्री ये चाहती है कि वेस्टर्न कंट्री का हमेशा से ये पक्ष रहा है कि भारत जो है रूस और यूक्रेन के लिए न्यूट्रल है, और यहाँ तक आरोप भी लगाया जाता है कि रूस की फंडिंग कर रहा है जो हम क्रूड ऑयल्स वगैरह खरीदते हैं। तो इसी बीच अगर प्रधानमंत्री मोदी का ये स्टेटमेंट आना कि युद्ध आप कर रहे हैं ये रोकिए करके, तो उन लोगों के लिए एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि भारत को रशिया से अलग किया जा सके, और इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर ये बताया जा रहा है कि भारत अब रशिया के खिलाफ हो गया है, जैसे ऐसा कुछ नहीं था सर, ये एक नॉर्मल टॉक थी। और हाँ जी, जो है कि 2 देश के मंत्री मिले थे ऐसा, लेकिन इंडिया जो है एक और जो युद्ध चल रहा है ना, अजरबैजान और आर्मेनिया का, उस पर भी स्टेटमेंट दे दिए इस बार। नॉर्मली भारत ऐसा करता नहीं है। सर, अभी 2-3 साल में ये देखा गया कि सर भारत की जो विदेश नीति में एक थोड़ा सा अलग रुख आया गया है सर। पहले हम किसी भी मुद्दों पर ज़्यादा बात नहीं करते थे, उस टाइम हमारी ग्लोबल प्रेजेंट थी काफ़ी कम थी, लेकिन जब भारत को अगर एक विश्व शक्ति बनना है तो वैश्विक मुद्दे पर उसकी भी बात रखी जानी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम अभी इन मुद्दों पर बात करते हैं सर। जी, अभी हाल ही में एक इंडेक्स आया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें भारत की क्या स्थिति? सर, रैंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं सर, बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कुछ गिरावटें आई हैं सर। टॉप में कौन सा देश है बता सकते हैं? सर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जनरली नॉर्डिक कंट्री रहती है सर। मुझे सीक्वेंस एग्जैक्ट याद नहीं, बट प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में जानते हैं? जी सर। कौन जारी करता है? सर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करके एक संस्था है, NGO है वो। इसमें किस रैंक पे हैं हम? हाँ सर, सॉरी, रैंक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं सर अभी। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, अभी एक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होने वाला है ना, कितने स्तर में होने वाला है? सर, ग्रामीण स्तर पे होगा सर। मुझे सर स्तर एग्जैक्ट याद नहीं सर मुझे कितने स्तर पे होगा। चलिए मैं बता देता जी। तो ये स्तर का निर्धारण कैसे किए होंगे, क्या होगा, कुछ बता सकते हैं, जानते हैं? सर, स्तर के बारे में मुझे जानकारी। कौन कौन से खेल शामिल हो रहे हैं? सर, इसमें मुख्यतः 14 खेलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें पारंपरिक खेल में गिल्ली डंडा, भौरा, खो खो, कबड्डी और वॉलीबॉल, इस तरह से खेल को। और इसमें कितने आयु वर्ग के लोग जो है हिस्सा ले सकते हैं? हाँ सॉरी सर, इसका डिटेल थोड़ा सा देखना पड़ेगा सर।
एक छत्तीसगढ़ जो है कि खेल मणि का आयोजन हुआ था रायपुर में, जानते हैं इसके बारे में? खेल मणि सर मैंने पढ़ा था सर, मुझे इसके डिटेल कहाँ हुआ था बस ये बता दीजिए। सर रायपुर में कहाँ? सॉरी सर, खेल चलिए ठीक है, ठीक है। ठीक। ठीक।